अभी हमने देखा पिछले दिनों कफ सिरप ने कितने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। मौसम बदलता है तो सबसे पहला हमला करता है हमारे बच्चों पर। सबसे पहले उनको तबीयत की प्रॉब्लम होती है, खांसी में आज कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे खांस रहे हैं और सबसे कॉमन है कि उनको कफ सिरप पिला दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताइए, कफ सिरप पिलाने की नौबत ना आए जब बदलता है मौसम, तो बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? बहुत छोटे बच्चों की भी बताइए और ऐसे बच्चों की भी बताइए जो हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, ये बड़ी दिक्कत की बात है कि ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों को कैसे खिलाएं, सीजनल फ्रूट कैसे खिलाएं। बच्चे तो पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, और वो भी फ्राइड मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अब कैसे इन चीजों से तो इम्यूनिटी बूस्ट। अच्छा, ऐसा बताइए मुझे अनुराग भाई, आपने कभी किसी रेस्टोरेंट पे, किसी पिज्जा हट पे, डोमिनोज पे, किसी भी बड़े ब्रांड के पास? बल्कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, बच्चे बचपन से बच्चों के चश्मा चढ़ जाता है। अब छोटा सा बच्चा तो जंक फूड नहीं खाता, अब पैदा हुआ बच्चा 6-7 महीने बाद पता चलता है इसकी आंखें वीक हैं। ये कैसे हो जाता है? आज में एक गलती बहुत सारे मदर पेरेंट्स करते हैं, उससे बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे जो बच्चे आज जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, कल को उनके बच्चे बिना किसी बात प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, बीमारियों का शिकार हो जाएं? इसकी वजह से बच्चे को फेलर और एनीमिया होगा, इसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, इवन हार्ट फेलियर तक हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? 6 महीने बाद बच्चे को दूध कम करें, धीरे धीरे 2 साल तक बंद करना है। तो सब बच्चों में आजकल एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे बड़े हाइपर हो गए हैं। एंजाइटी बड़ा 8 घंटे भी कहा डॉक्टर साहब, आजकल नॉर्मल प्रोसेस में बच्चे 12 बजे तक रात को जागते हैं और सुबह 6 बजे उठना होता है उन्हें स्कूल जाना। बेडरूम के अंदर फोन दिखेगा उसको, ड्राइंग डाइट, खाना खाएंगे तो फोन देख के खाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं। बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब आ गए डायपर्स, और मैं देखता हूँ कि दिन भर बच्चे डायपर में रहते हैं। डायपर कई माँ बाप बहुत बहुत देर तक चेंज भी नहीं करते हैं। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं। तो आपने पॉपकॉर्न भी बेचे, आपने पार्किंग पर काम भी किया, आपने अंडे भी बेचे, और उसके बाद आप डॉक्टर भी बने। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने पूरी वारंटी कर ली मेरे को। अरे सर नमस्कार दोस्तों। 2 चीजें। पहली ये कि हम हिंदुस्तानी लोग, और मुझे लगता है हिंदुस्तानी लोग ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने पेरेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी चीज को लेकर होते हैं तो वो होती है उनकी फैमिली। फैमिली में भी उनके बच्चे अगर परेशान हों तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बच्चे अगर बीमार हों तो माँ बाप बीमार से भी बदतर हो जाते हैं। खासकर वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने के बच्चे। अब वो रो रहा है बच्चा, पता नहीं उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, वो बोल भी नहीं सकता। ऐसे में लगता है कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए, कोई ऐसा पीडियाट्रिशियन मिल जाए जो हमारे बच्चे की परेशानी को समझ ले, जो उसका रोना बंद कर दे, जो उसको सुकून दे दे, जो उसके दर्द को आराम दे दे। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कारनामा में बच्चों को लेकर के ऐसा ही कारनामा करने वाले एक बहुत नामचीन डॉक्टर डी.के. गुप्ता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले तो अनुराग भाई, आपको मैं इतनी ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा कारनामा कार के अंदर करके दिखा दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कार के अंदर इतना अच्छा सेटअप कर सकते हो, इस तरह इतनी क्वालिटी के साथ, HD क्वालिटी और सारे 3cam सेटअप। और ये थॉट कैसे आया, ये क्रिएटिविटी किस लेवल की है? आपका ब्रेन का मतलब IQ और EQ दोनों चेक करना चाहिए। कि आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो बहुत ही मतलब बड़े हैं। मतलब आप एक काम करिएगा, आप मेरा पॉडकास्ट कीजिएगा, तब ये सब बातें बताऊंगा। मैं करूंगा, पक्का करूंगा। बात मैं स्टूडियो में करूंगा, इसमें नहीं कर पाऊंगा, स्टूडियो में करूंगा आपका। बिल्कुल कीजिएगा सर। तो सिर्फ डॉक्टर डी.के. गुप्ता का परिचय इतना ही नहीं है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के CMD भी हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जेन्युइन हॉस्पिटल है। यहाँ हम बात बच्चों की कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे बच्चे जब परेशान होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत नामचीन पीडियाट्रिशियन हैं। बच्चों का कष्ट कोई नहीं समझ सकता। रोते हुए बच्चे को लोग डॉक्टर के पास लेकर के आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे माँ बाप को सेटिस्फाई करना, बच्चे को एग्जामिन करना, बच्चे की बीमारी को पकड़ना, उसका इलाज करना। आपके पास किस तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं जो आपको परेशान करते हैं? देखिए, पहले तो अनुराग भाई मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो
बच्चों की बीमारी समझनी है और बच्चों का अगर इलाज करना है जी। तो बच्चों से आपका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स से भी कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब भी आप हो सकते हो, जब आपका अंदर पैशन हो, मतलब आपके मन हो कि आपको डॉक्टर बनना है, खास करके पीडियाट्रिशियन ही बनना है, बिकॉज बच्चे जब रोते हैं, सूसू कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, देखते देखते कभी नाक बह रही है उनकी, कभी बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, पेरेंट्स भी दुखी हो रहे हैं, उस समय आपको स्टेबल रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपना काम पूरा करना है, अच्छे से बच्चों को एग्जामिन करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, पेरेंट्स से हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद उसका सही डायग्नोसिस बना के इलाज करना है। तो मुझे लगता है जब तक आपका प्रोफेशनल के लिए, मतलब जबकि डॉक्टरी के लिए, स्पेशली पीडियाट्रिक्स के लिए आपका पैशन नहीं है, तो फिर तो डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और जो बनता है उसको पीडियाट्रिक में पैशन होता तभी वो पीडियाट्रिक्स लेता है, अदरवाइज नहीं लेता है। ये थोड़ी टफ ब्रांच है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि बच्चे जब सुलझे हुए होते हैं तब घर में नहीं संभलते, जब बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर हो या किसी और कॉम्प्लिकेशन को लेकर के हो, तो कितना मुश्किल होता होगा उनको ट्रीट करना। वो एक डॉक्टर ही कर सकता है, पीडियाट्रिशियन ही कर सकता है, वो काम आपका है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज बच्चे बोलते नहीं है, बच्चों की जो भाषा होती है, रोना होता है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, या बच्चों को एग्जामिन कर सकते हो। एग्जामिन करने में बच्चे बहुत डरते हैं, कभी रोने लगते हैं, तो उस समय चेस्ट ऑस्कल्टेट करना, हार्ट रेट देखना, अपर एब्डोमेन देखना, फीवर चेक करना, उनकी स्किन देखना, जनरल एग्जामिनेशन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसमें बच्चों को इनरोल करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है, इवन पेरेंट्स के साथ इंगेज करना पड़ता है, पेरेंट्स की लैब में लेके, बच्चों की गोद में लेके कैसे चेक करना, पहले इनको बॉन्डिंग करनी है, उनके साथ आइस ब्रेकिंग करनी है। तो ये भी एक आर्ट है और समय के साथ डेवलप होती है। जब आप बच्चों के साथ मिलते हो, बार मिलते हो, फिर पेरेंट्स की भी बहुत सारी क्वेरी होती है, इनको रिजॉल्व करना। तो डायग्नोसिस बनाना एक बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली इन बच्चों में। अगर आपने इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर ली कि बच्चे को आपने चुप कराना सीखे, पहले तो चक्कर यही है कि आप बच्चे को चुप कराना सीखें। बच्चा आपको देख के स्माइल कर जाए, और अगर वो स्माइल करके क्या करना पड़ता है आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले बच्चे को दिखाना पड़ता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, कुछ टॉयज होने चाहिए उसमें, क्लिनिक में कुछ खिलौने हो, कुछ ऐसा है जो उसका इंटीरियर है वो बच्चों के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, कार्टून हो, कुछ और चीजों जिससे लगे उनका बच्चे को अपना प्ले रूम जैसा कुछ एरिया लगे। तो स्टेथोस्कोप होता है, उसमें बच्चों के लिए हम खिलौने लगाते हैं, कलर रेड रखते हैं, ब्राइट रखते हैं। प्लस एग्जामिन करने से पहले बच्चों को इंगेज करते हैं, कुछ पकड़ा देते हैं, टॉफी है, चॉकलेट है, या कोई ऐसा खिलौना पकड़ा दिया, साथ में दिखाते हैं बच्चों को, बिकॉज बच्चे डरते बहुत हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, इंजेक्शन तो नहीं लगा देंगे। सबसे ज्यादा खौफ इंजेक्शन वैक्सीन का लगते हैं बच्चों को बहुत सारे, उनको लगता है कि बच्चा जब गया है क्लिनिक में तो उसको इंजेक्शन ही लगेगा। तो वो डर खत्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप से उसके पेरेंट्स को, मदर या फादर को चेक करना पड़ेगा, अपने लगाना पड़ेगा कि मैं लगा रहा हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब वो 2-3 बार देख लेता है, फिर धीरे से हल्का फुल्का हाथ रखोगे उस पर, फिर उसका रिस्पॉन्स देखोगे, अगर वो रोता है तो फिर रुकोगे, फिर आपको मेहनत करनी है, अपनी काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग मतलब उससे रैपो बिल्डअप करनी है। तो दिस इज मतलब टफ प्रैक्टिस जॉब, बट अगर एक बार आपने हासिल कर ली तो फिर बच्चों को हैंडल करना आ जाता है आपको। क्यों आप पीडियाट्रिशियन ही बने? आप बनते जनरल फिजिशियन तो कम से कम ये है कि बड़ा आदमी आता, कोई बीमारी लेकर के सीधे से उसको जांच करना था, बीमारी की दवा लिख देनी थी, खत्म था। इतना आपने झंझट क्यों मोल लिया कि बच्चों को आपने चुना, अपने पीडियाट्रिशियन की प्रैक्टिस चुनी, जिससे कि आपको कम से कम 15-20 मिनट तो बच्चों को फैमिलियर करने में लग जाते होंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों का डॉक्टर बनना मेरा एक सपना इसलिए था बिकॉज मुझे बच्चे बहुत पसंद है, जेन्युइनली। आप भी देखते हो, अगर आप घर जाओगे, अगर कोई बच्चा घर पे है, वो एक बार स्माइल कर दे तो आपकी सारी थकान खत्म। वाह वाह वाह। मतलब आपको अगर सच में कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना दुख हो रहा हो, आप में लड़के आए होगे, झगड़ के आए होगे, मेहनत करके आओगे, अगर खुद भी बीमार होगे तो बच्चा के आपकी गोद में लव कर ले, हग कर ले, आपको किस कर ले, या स्माइल पास कर दे, या कुछ बातें कर लेंगे। बच्चों की बातें बड़ी अलग होती हैं, बड़े उनके अंदर, मतलब वो कुछ सोचते नहीं है, वो सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स, मतलब जो बातें निकलेंगी सब आउट ऑफ बॉक्स ही निकलती है। मतलब उनके अंदर कोई फिल्टर या कुछ वो नहीं लगा होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो स्पॉन्टेनियस बातें आती हैं। तो वो बात करना, उनसे डिस्कस करना, उनके साथ खेलना, वो मुझे पहले से पसंद था। तो मुझे बच्चे पहले से पसंद थे, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट। दूसरा टर्मिनल ब्रांच थी, मतलब पीडियाट्रिक्स एक बहुत टर्मिनल ब्रांच है, स्पेशलाइज्ड है, सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो इसमें क्या है, आपका कैरियर के स्कोप और अच्छा हो जाता है, बट डेफिनेटली बहुत हाई पेइंग नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चों में हम लोग बहुत टेस्ट नहीं कराते हैं, क्लिनिकली ही डायग्नोसिस करते हैं, फिर रेडिएशन से हम एक्सपोजर बचाते हैं बच्चों का, ना तो एक्सरे कराते हैं, ना सीटी कराते हैं, ना एमआरआई नॉर्मली कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह बच्चे करवाना चाहते भी नहीं है, हम कराते भी नहीं है। ब्लड टेस्ट भी बहुत जब रेयरली जरूरत पड़ती तभी कराते हैं। मतलब हमें क्लिनिकली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत रेवेन्यू या बहुत प्रॉफिटेबल जॉब नहीं है। खाली कंसल्टेशन मिलती है आपको, और उसके अलावा कोई मतलब सीरियस कोई
बड़ी सीवियर कोई हम लोग जांच नहीं कराते हैं तो उसमें कोई रेवेन्यू बहुत डेवलप नहीं होता है। बेसिकली जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस ब्रांच में, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो दे आर वेरी हैप्पी। ये है, यानी वो सोच समझ कर आए। डॉक्टर साहब, आजकल अभी हमने देखा पिछले दिनों कफ सिरप ने कितने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। मौसम बदलता है तो सबसे पहला हमला करता है हमारे बच्चों पर। सबसे पहले उनको तबीयत की प्रॉब्लम होती है, खांसी में आज वो कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे खांस रहे हैं, और सबसे कॉमन है कि उनको कफ सिरप पिला दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बताइए, कफ सिरप पिलाने की नौबत ना आए जब बदलता है मौसम, तो बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? बहुत छोटे बच्चों की भी बताइए और ऐसे बच्चों की भी बताइए जो हमारी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, खास करके जो वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं खांसी होना, जुकाम होना, गला खराब होना, नाक बहना, स्नीजिंग होना, कान में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, कफिंग होना, तो ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साइन होते हैं। तो बहुत कॉमन, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं रिकरेंट, बिकॉज वायरल के अगेंस्ट बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, उनका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा था। वायरस बदलते रहते हैं, बहरूपिया होते हैं, मतलब आज एक वायरस ने किया, कल को दूसरा जगह, तीसरा जगह। जब भी रिकरेंट वेदर चेंज होता है या कोई मौसम बदल रहा है, कोई भी बच्चा किसी बच्चे से मिल लिया जिसको इन्फेक्शन हो रखा है ऑलरेडी, घर क्रचेज में बच्चे प्ले स्कूल्स में, तो वो बड़ी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। रीजन यही कि उनकी जो इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे डेवलप नहीं होती है, उनका एंटीबॉडी पूरी नहीं बनती है। जब एक्सपोजर होता है तो वायरल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, बट वायरस बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एंटीबॉडीज नहीं बनती है या इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, तो उसकी वजह से उनको बार इन्फेक्शन होता है। तो पहले तो मैं बोलूंगा, एक तो घबराने वाली बात नहीं, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं नॉर्मली दे आर माइल्ड होते हैं या मॉडरेट लेवल पे होते हैं, और दे आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। मतलब बीमारियां कैसी होती हैं, जैसे हमने कहावत सुनी है कि वायरल बुखार है 7 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगर दवाई लोगे तो 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, तो अगर आपका 7-8 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है, तो अगर कॉमन कोल्ड कफ है तो घर में ही घरेलू इलाज से हम ठीक कर सकते हैं, इनमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर होकर भी ये बात कह रहे हैं कि घरेलू इलाज से बिल्कुल ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने होते हैं बिल्कुल घर में ही ठीक हो सकते हैं। एक तो आपको नेजल ड्रॉप डालनी, नेजो क्लियर, बिल्कुल सिंपल सलाइन वाटर होता है। अच्छा। नाक में अगर रनिंग नोज है, नाक बंद है, नाक में कंजेशन लग रहा है, तो रनिंग नोज और ये बिल्कुल डालनी है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके बच्चे के कान प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, मींस नेजल कंजेशन होता है तो कान के अंदर फ्लूइड आ जाता है, अगर आपने नाक खुली नहीं है, बिकॉज स्ट्रेचिंग ट्यूब खुलती है पीछे यहाँ पे, उसमें स्वेलिंग आती है, उसकी वजह से फ्लूइड बढ़ जाता है कान के अंदर। ठीक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी कोल्ड या कफ हो या कॉमन कोल्ड हो, कुछ भी लगे आपको, तो उसमें नेजल ड्रॉप डालना शुरू कर दें तुरंत, दिन में 3-4 बार 5 बार डाल सकते हैं आराम से। और सलाइन वाटर है, नमक चीनी का, नमक पानी का, सॉरी, उसमें कुछ होता ही नहीं, कोई मतलब हार्मफुल नहीं है। दूसरा क्या है, अगर लग रहा है कोल्ड हो रखा है, कफ हो रहा है, नाक बंद है, तो स्टीम दिलवा सकते हैं घर में, बट सेफ्टी के साथ में, बच्चा जले ना। ठीक है, वो दिलवा सकते हैं। घर में अदरक है, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो शहद है, या इस तरह के सूप बना के दे सकते हैं घर के अंदर, या जो भी अदरक की मतलब दूध में अदरक डाल के, हल्दी डाल के दे सकते हैं, उससे भी उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है उससे ठीक हो जाता है। बट कुछ साइंस ऐसे हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसे रेड फ्लैग साइन क्या है, ऐसे सिम्टम क्या है, या ऐसे डेंजरस साइन क्या है, या ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है, जिनके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। अगर बच्चे का 5-6 दिन हो गया बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बुखार की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा, अगर कोल्ड कफ बढ़ रहा है, मतलब खांसी बिल्कुल इंट्रैक्टेबल कफ हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि खांसी लगातार हो रही है, कम नहीं हो रही है, और रात में बच्चा खांसी जा रहा है। साथ में अगर ऐसा हो रहा है कि उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन बोल रहा है, या हाई ग्रेड बहुत बुखार आ रहा है, 104-105 डिग्री बुखार आ रहा है, या बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, या बच्चा बहुत लिथार्जिक हो गया, या बच्चा बहुत इरिटेबल है, सडनली इतना इरिटेबल है कि वो कुछ खा भी नहीं, रोए जा रहा है, तो एक ऐसे सिम्टम है, इसका मतलब है कि जो इन्फेक्शन है बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, या चेस्ट के अंदर निमोनिया हो सकता है, उसको हो गया हो। अच्छा, ठीक है। अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही, चेस्ट पेन हो रही है, सांस तेज चल रही है, या नथुने फूल रहे सांस लेते समय, तो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और इसको प्रिवेंशन भी कर सकते हो। प्रिवेंशन का तरीका ये है कि आप जितने वैक्सीन होते हैं निमोनिया के, चाहे HIV निमोनिया का वैक्सीन है, एक निमोकोकल वैक्सीन है, और साथ में फ्लू का शॉट हर साल लगाया जाता है। अगर आप वैक्सीन भी लगवा देते हैं तो भी ये वाले रिकरेंट इन्फेक्शन के जो एपिसोड्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो पहला तो है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है,
बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करिए, बच्चे को खूब सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए, सीजनल फ्रूट्स ये बड़ी दिक्कत की बात है कि ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों को कैसे खिलाएं, सीजनल फ्रूट कैसे खिलाएं। बच्चे तो पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, और वो भी फ्राइड मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अब कैसे इन चीजों से तो इम्यूनिटी बूस्ट। अच्छा, ऐसा बताइए मुझे अनुराग भाई, आपने कभी किसी रेस्टोरेंट पे, किसी पिज्जा हट पे, डोमिनोज पे, या किसी भी बड़े ब्रांड के पास ऐसा देखा हो खाली बच्चा अकेले खा रहा हो, पेरेंट्स ना खा रहे हो? हाँ, ऐसा कभी देखा है? नहीं, अकेला बच्चा तो खाता नहीं खाता कभी। तो हम पहले अपने आप पे कंट्रोल करें। हम रोल मॉडल है उनके, हम उनके लिए मतलब जो हम लोग करते हैं वो उनको कॉपी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्दी हैबिट्स हैं, चाहे फूड हैबिट्स हैं, वो घर के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स को डेवलप करनी है। तो कोशिश करें बच्चे के साथ जो 3 मील्स हैं उनमें कम से कम 2 मील बच्चे के साथ लेनी चाहिए, अच्छा। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और डिनर, बिकॉज दिन में लंच, बिकॉज बहुत बार स्कूल में बच्चा होता है या आप भी ऑफिस में तो नहीं ले पाते, तो 2 मील्स घर पे लेने चाहिए, प्लेट में साथ लगा के बिठाना चाहिए। अगर बच्चा 2-3 साल से बड़ा है तो साथ बिठा के खिलाना चाहिए उसको। तो जो भी घर में बनता है उसको टेस्ट डेवलप कराने की कोशिश करें। जरूरी नहीं एक बार में सारा खा लेगा। जैसे हरी सब्जियां हैं तो मैश करके डाल सकते हैं, लौकी है, तोरई है, खिचड़ी बन सकती है उसकी, दाल के अंदर डाल सकते हैं उसको मैश करके, अच्छा। दाल चावल में मिक्स कर सकते हैं उस सब्जी को, और उसको टेस्ट डेवलप करें। जब उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो बच्चा खाने लगता है, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं खाता फिर। तो पहले तो टेस्ट डेवलप करें, दूसरा खुद खाएं। और तीसरी बात है, जंक फूड लोग कहते हैं वीकेंड पे भी अलाउ नहीं करने चाहिए, बिकॉज जंक फूड है वो एक पॉइजन की तरह है। मैं फिर बोलूंगा बिल्कुल ही पॉइजन है, बिल्कुल अलाउ ना करें। एक बार अगर डाल दिया आपने कि वीकेंड पे खा रहे हैं या चीट डे आज, तो वो कहीं ना कहीं वो चीट डे, वो जाके जब हॉस्टल में जाते हैं वो रोज चीट डे हो जाता है। उसी की जोमेटो मतलब ऑर्डर ऑफ जंक फूड ही होता है। और प्रोसेस फूड बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए, ओबेसिटी कर रहा है, डायबिटीज कर रहा है, हाइपरटेंशन कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारा फैट होता है। मैं आने वाला था इस पर कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, बच्चे बचपन से बच्चों के चश्मा चढ़ जाता है। अब छोटा सा बच्चा तो जंक फूड नहीं खाता, अब पैदा हुआ बच्चा 6-7 महीने में पता चलता है इसकी आंखें वीक हैं, ये कैसे हो जाता है फिर उसको? देखिए, 2 बातें हैं। पहले क्वेश्चन बताता हूँ, आपको आंसर देता हूँ। दुनिया में भारत बस डायबिटीज की कैपिटल होता जा रहा है बच्चों में। मतलब रफली जो है 1 करोड़ बच्चे रफली ऐसे हैं जो डायबिटीज हो चुके हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जिनको है। टाइप 1 तो जेनेटिक होती है जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, वो तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। पर टाइप 2 डायबिटीज मतलब एडोलेसेंट में नंबर जो है चीन के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा हाई, जहाँ पे डायबिटीज बच्चे हैं। जो डायबिटीज हमें 30-40 साल के बाद डेवलप होनी चाहिए थी, वो 17 साल, 16 साल, 15 साल में डेवलप हो गई, बिकॉज बच्चे बहुत मोटापे के शिकार हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है वो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जिनमें कैलोरी इंटेक बहुत हाई है, या ऐसे ड्रिंक्स पी रहे हैं, शुगर ड्रिंक्स में जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा है। दूसरा होता है प्रोसेस्ड फूड, तीसरा क्या नाम, जंक फूड। प्रोसेस्ड फूड में एक चीज और खराब बात होती है, उसमें बहुत सारा एडेड सॉल्ट होता है। अच्छा। या बच्चे आजकल जो चिप्स विप्स खा रहे हैं इतना एडेड सॉल्ट है, पाम ऑयल, जिसकी वजह से आप मानोगे नहीं, इंडिया में हर चौथा 5वां जो एडल्ट है 20-25 साल का, वो हाइपरटेंसिव हो रहा है। हर चौथा एडल्ट इस समय, बिकॉज वो बच्चे भी मतलब एडोलेसेंस में बहुत नंबर हाई है जो हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड और जंक फूड की वजह से। तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, फ्यूचर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कार्डियक फेलियर बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी बीमारियां। डायबिटीज तो हर बीमारी की जड़ है, चाहे किडनी को खराब करेगा, लिवर खराब करेगा, हार्ट खराब करेगा, जॉइंट्स, नर्व सब खराब करेगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे जो बच्चे आज जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, कल को उनके बच्चे बिना किसी बात प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, बीमारियों का शिकार हो जाएं? बिल्कुल सही बोला आपने। होता क्या, जैसे एक पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपका, तो आई साइड वाला भी पेरेंट्स अगर मतलब उनकी आई साइड खराब है, दोनों पेरेंट्स की, तो चांसेस है कि बच्चे की आई साइड खराब होंगी, ठीक है। या बच्चा जो 4-5 साल का हो रहा है बच्चा, अगर उसकी हमने ध्यान नहीं दिया उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, सही चीजें सही टाइम पे नहीं खिलाई, तो जो आंख की मसल्स है वो कमजोर हो जाती है, उससे भी आई साइड वीक हो सकती है। अच्छा। तो हमें खाने पीने में बहुत ध्यान देना है। खासकर एक गलती बहुत सारे मदर पेरेंट्स करते हैं, उसको सिर्फ बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं। 6 महीने तक तो कुछ देना नहीं होता, सिर्फ माँ का दूध ही देना होता है, पहली बात, पानी भी नहीं देना होता है। 6 महीने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी होती है, जो लोग नहीं देते हैं। खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, केला है, सूजी का हलवा है, खीर है, फिर धीरे धीरे प्रॉपर मील देना शुरू कर देते हैं उनको। तो अगर आप नहीं दे रहे हैं सब चीजें,
तो इसका मतलब आप सिर्फ दूध पीते रहे हैं तो बच्चा हेल्दी दिखेगा, आपको मोटा दिखेगा, बट उसके अंदर आयरन कम हो जाएगा, एनीमिया का शिकार हो जाएगा और अच्छा। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से बच्चे को पेलर और एनीमिया होगा, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, इवन हार्ट फेलियर तक हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? 6 महीने बाद बच्चे को दूध कम करें, धीरे धीरे 2 साल तक बंद करना है और उसके बाद नॉर्मल 200-250 ml रोज देना है। बाकी अदरवाइज जो घर में जो खाना बनता है उसी को कस्टमाइज करके थोड़ा उसको खिलाना है। अदरवाइज बच्चा आपका चबी दिखेगा, गोरा दिखेगा, पेल होता है, एनीमिक होता है, और अगर आपने देते रहे तो बच्चे को बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने एनीमिक बच्चे देखे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है हमें। देखने में ठीक लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, बट जैसे ही इन्फेक्शन होता है उनका हार्ट फेलियर होने लगता है, निमोनिया होने लगता है उनको, बिकॉज उनका हीमोग्लोबिन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अरे बिकॉज हमने क्या किया, उनको जो बैलेंस डाइट थी वो पे फोकस नहीं किया, बैलेंस डाइट नहीं थी। दूसरा जो है बैलेंस डाइट दें जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हो, कार्ब्स हो, फैट हो, प्रोटीन हो, तो अगर वो देंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। एक हमने कफ सिरप की बात की थी, खांसी हुई और आजकल पेरेंट्स जो है डॉक्टर बन जाते हैं, कह रहे इसे कफ सिरप दे दो, 1 चम्मच 2 चम्मच। अभी हमने देखा कफ सिरप ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। खांसी में कफ सिरप कितना घातक, कितना हानिकारक है, किस स्टेज पर दिया जाना चाहिए? तो खांसी, पहले तो इसका मतलब समझते हैं खांसी क्या है या कफ क्या है। कफ एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये बीमारी नहीं है। पहली बात कफ को हम लोग बीमारी मान लेते हैं बिकॉज हमें वो डिस्टर्ब करता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमारे कानों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो नेचुरल रिफ्लेक्स कब है, जब घर आपके लंग्स में, फेफड़े में, नलियों में कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ इन्फ्लेमेशन होगा, कोई फ्लूइड आ जाएगा या कोई फॉरेन बॉडी आ जाएगी, तो बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है खांस के या कफ करके। तो नेचुरल रिफ्लेक्स है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे इरिटेट नहीं होना है। तो अगर आपके बच्चे को 4-5 दिनों में बुखार को और कोई सिम्टम नहीं है और खांसी है सिर्फ, बुखार है, बुखार ठीक हो रहा है, खांसी थोड़ी बहुत परसिस्ट कर रही 5-7 दिन, तो कोई भी कफ सिरप देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टीम दे सकते हैं, नजल ड्रॉप डाल सकते हैं, और घर में जो मैंने होम रेमेडी बताई है, जैसे हल्दी का दूध है, अदरक है, सूप है, वो पिला सकते हैं, उससे धीरे धीरे अपना सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर बच्चे को निमोनिया लग रहा है, सांस तेज चल रही खांसी के साथ साथ, चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, खांसते समय लग रहा है नीचे अंदर से आवाज आ रही है, कंजेशन लग रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर देखेगा। और कफ सिरप 2 तरह के होते हैं, एक वेट कफ होते हैं, एक ड्राई कफ होते हैं। नॉर्मली बच्चों में अगर जब कंजेशन होता है तो कफ निकालने के लिए हम वेट कफ देते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। नॉर्मली जिन बच्चों की डेथ हुई है कफ सिरप से, वो होते हैं कफ को सप्रेस करने वाले, इसके अंदर कोडीन होगा या जो हमने बात की थी दूसरा सब्स्टिट्यूट था, जिसकी वजह से बच्चों में जो हानिकारक था हमारे लिए, तो नहीं देना चाहिए था। तो वो वाले कफ सिरप हम वैसे ही अवॉइड करते हैं, उस एज ग्रुप में इंडिकेटेड नहीं है। अब तो सरकार ने गाइडलाइन निकाल दी, 5 साल से कम बच्चे को कफ सिरप देना नहीं चाहिए, 2 साल से कम वाले को तो बिल्कुल क्लियर नो है, और उससे बड़ा है तो डॉक्टर को सुपरवाइज करके, डॉक्टर को देख के तभी देना चाहिए। तो कफ सिरप हमें अवॉइड करने चाहिए अनलेस एंड अनटिल कि वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं है, तब तक हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओवर द काउंटर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई पेरेंट्स को मैंने सुना है कि अरे भाई हमको खांसी होती है, हम भी यही ले लेते हैं, तो हम अपने बच्चे को भी यही दे देते हैं। हाँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कफ का जो सिरप का फॉर्मूला भी है, अगर 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को देना है तो डोज डिफरेंट होती है, उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, बच्चों के लिए डिफरेंट होता है, दोनों के डिफरेंट कफ सिरप होते हैं। तो प्लीज ना तो अपनी सिरप पिलाएं, और ना ही जो पास में दे रखा है। एक बच्चे और पेरेंट्स और क्या करते हैं कि जो पहले दिखाने आया मुझे 3 महीने पहले कफ था, मैंने दवाइयां लिखी, तो 6 महीने बाद उसको कफ दोबारा हो गया, वही पर्चा लेके मेडिकल स्टोर गए, दवाई ली और चिप दिया। तो प्लीज ये भी ना करें, बिकॉज उस समय क्या कंडीशन थी, चेस्ट में कितना कंजेशन था, बच्चा किस तरह का था, ड्राई कफ था, वेट कफ था, चेस्ट में अंदर रॉन्काई थे, चेस्ट के अंदर क्रैम्प्स थे, कंडक्टेड साउंड थी, ब्रीदिंग कैसी थी, वो सब देख के तभी कफ सिरप दिया जाता है, अदरवाइज नहीं देते हम। तो प्लीज आप प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी ना करें, ओवर द काउंटर ना लें, झोला छाप डॉक्टरों को ना जाएं, ठीक है। और कोशिश करें अगर बच्चे की बीमारी तो बच्चे के डॉक्टर को ही दिखाएं, भले आप घर में फैमिली फिजिशियन कोई हो तभी भी बच्चों की दवाइयां हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार लोग अपने डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब बताइए, पीडियाट्रिशियन का तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला, आप बता दीजिए, और वो डॉक्टर बता भी देते हैं कि अच्छा ये कर दो, बता भी देते हैं। तो पीडियाट्रिक वाला तो बड़े फ्री बता सकता है, बिकॉज पीडियाट्रिक वाले की डोज पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। तो गलती से अगर बच्चे को डोज गलत चली गई तो वो कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज डॉक्टर जो है दिखाना है जिसको, वो है बच्चों का डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसी को दिखाना चाहिए और किसी को नहीं दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों में आजकल एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे बड़े हाइपर हो गए हैं। पहले हाइपर एक्टिव हुआ करते थे, अब हाइपर एंजाइटी का शिकार हो गए हैं वो। कई बार आपको पता नहीं चलता है बच्चा हाइपर एक्टिव है या एंजाइटी की वजह से इतना हाइपर एक्टिव हो रहा है। इस एंजाइटी का क्या रीजन है बच्चों के अंदर? देखिए, एंजाइटी बड़ा
कॉमन सिम्टम हो गया इस समय बच्चों में। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज जो हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। जो हम सनातन और जो हम फैमिली की बात कर रहे थे, जो संस्कार की बात कर रहे थे, संस्कृति की बात कर रहे थे, वो चेंज होते हैं। पहले हमारे पास जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा होते थे, ताऊ होते थे, दादी दादा और तीन तीन चार चार सिबलिंग्स और बच्चे होते थे। बच्चे खेलते थे, ठीक है, गप मारते थे, एंटरटेन करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज खूब सारी करते थे, तो एंजाइटी के लिए कहीं मौका ही नहीं था। अब बच जाती थी, मतलब बढ़ जाती थी, मतलब वो इस बीमारी एंगेज रहते थे, एंगेज रहते थे, बीमारी का स्कोप ही नहीं था। अब ये बीमारी क्यों दिख रही है? एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है बच्चों में? एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, टेंट्रम्स हो कर रहे हैं, हाइपर काइनेटिक हो रहे हैं, एडीएचडी आ रहा है, ऑटिज्म तो आ रहा है, ठीक है, या ऐसी और बहुत सारी, इवन सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है बच्चों में। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट है इंडिया में, मतलब हाईएस्ट है वर्ल्ड में, अभी हमने सुना टीनेजर ग्रुप में, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली जो बनती जा रही है, जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दादा दादी साथ नहीं रहते, नाना नानी साथ नहीं रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम में चले जाते हैं, बच्चे अपने साथ अकेले। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है बच्चों का है वो है डिजिटल स्क्रीन। जैसे हम बात करें, ये भी स्क्रीन पे बात करें, आप जो देखेगा वो भी स्क्रीन पे देखेगा, ठीक है, चाहे एडल्ट है। तो जो डिजिटल स्क्रीन है, जिसका एडिक्शन, देखना खराब बात नहीं है, जो इसका एडिक्शन हो गया वो बहुत खतरनाक हो गया है। कि बच्चे से जैसे अब फोन छीनते हो उससे, तो कहता नहीं, लड़ने लगता, इरिटेबल हो जाता है, उसका टेंट्रम थो करेगा, कहेगा नहीं 5 मिनट और, डिप्रेशन मतलब आइसोलेशन चला जाएगा। तो अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं तो बच्चा आपका एडिक्ट हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक साइन है। और डिजिटल स्क्रीन जो गाइडलाइंस है, जो डॉक्टर्स गाइडलाइन है, 0 to 2 years तक कोई मदर्स आजकल दिखाने पैदा होते तो दिखाने लगती है फोन। हाँ, एग्जैक्टली, 5-6 महीने का बच्चा नहीं हुआ, दूध पिलाना है, फोन पिला के फोन दिखा के दूध पिलाया जाएगा उसको। तो मैं सब मदर्स से, पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा यही आपके माध्यम से कि 0 to 2 साल, मतलब 2 साल तक नो स्क्रीन टाइम। अगर माँ कहीं दूर रहती है तो वीडियो कॉल करके बच्चे से बात कर सकती है, दैट इज अलाउड, बट इसके अलावा और कोई चीज अलाउड नहीं है। 2 to 6 ईयर तक आप 1 घंटा देख सकते हैं, वो भी जो भी बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव जो कंटेंट है चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। 6 से 12-13 साल तक जो है नॉर्मली 2 घंटे अलाउ किए जाते हैं, जो WHO गाइडलाइन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाइडलाइन है। और 12-13 साल के बाद बच्चों को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अगर फोन या लैपटॉप की जरूरत है तो एज पर रिक्वायरमेंट दिया जा सकता है। बट इंडिया में एवरेज में बताऊं, कल ही मैं एक लाइव कर रहा था, बता रहा था मैं, एवरेज इस समय कंजम्पशन जो है कंटेंट का थ्रू स्क्रीन है 7 घंटे पर डे एक बच्चा। तो 7 घंटे तो देखता है, टीवी है, फोन है, लैपटॉप देख रहा है, 8 घंटे सो रहा है, 15 घंटे वो, 5 घंटे स्कूल में, तो बच्चा एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा उसको? 8 घंटे भी काट, और साहब आजकल नॉर्मल प्रोसेस में बच्चे 12 बजे तक रात को जागते हैं और सुबह 6 बजे उठना होता है उन्हें स्कूल जाना। बेडरूम के अंदर फोन दिखेगा उसको, डाइनिंग खाना खाएंगे तो फोन देख के खाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही, गेमिंग में खूब खेल रहे हैं, डोपामिन मिलता है तो उसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन है, आई साइट वीक हो रही है उनकी, या उनको सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं कि जैसे कि जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा उनका, स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रही है, कॉग्निटिव फंक्शन कम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की सोचने की क्षमता कम हो रही है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस, स्कूल, ये सारा खराब हो रहा है। बस एक जो सबसे बड़ा इसका दुश्मन है वो है डिजिटल स्क्रीन। तो प्लीज घर के अंदर कुछ रूल बनाइए कुछ डिजिटल स्क्रीन के अगेंस्ट, कि भाई घर में आप रहें तो कम से कम बेड टाइम बेडरूम के अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए। और जो मैंने ड्यूरेशन बताई वो ड्यूरेशन के हिसाब से लोगों को एज के हिसाब से अलाउ होना चाहिए। तीसरा जो है डाइनिंग टेबल पे अलाउ नहीं होना चाहिए। चौथा जो है उनको फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना चाहिए, स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, जब घर में लोग बैठे हुए हैं तो सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, हॉबीज है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, ये सब चीजें इन्वॉल्व करना, बैक टू बेसिक जो हम पहले दुनिया जी रहे थे उसमें जाने की जरूरत है मुझे लगता है। अब आजकल के बच्चे जेन जी कहला रहे हैं, यंग बच्चे जो हैं, अब फिर जेन अल्फा और जेन बीटा, जेन गाफा, हाँ ये सब आ गए हैं। अब इन बच्चों को आप बैक टू रूट्स कैसे लाएंगे सर? ये तो कहीं और ही ले जा रहे हैं हम लोगों को। नहीं, हम भी तो वैसे ही पहुंच गए। पहले तो हम अपने आप पे कंट्रोल करें, हम लोग बेहतर करें। हम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को समय भी नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से। तो पहले तो आपको घर के अंदर अलाइन होना पड़ेगा। घर में भैया कोशिश करें कि अगर पेरेंट्स के मतलब उनके पेरेंट्स जिंदा हैं, नाना नानी बच्चों के हैं, दादा दादी, तो उनके साथ रहने की कोशिश करें। दोबारा ज्वाइंट फैमिली रहे साथ में, सिबलिंग्स हैं साथ में, सिबलिंग साथ में रहे, और साथ में खुद रोल मॉडल बने खाने पीने में या ड्रिंक्स करने में, स्मोकिंग करने में, स्क्रीन टाइम में, सोशल नेटवर्किंग में। अगर आप अच्छा करोगे, आप अच्छी चीज देखो तो बच्चे आपको देखेंगे, उसी को कॉपी करेंगे, उसी को आपको रोल मॉडल मानते हैं। तो अगर आप ही नहीं ठीक चीजें कर रहे तो बच्चों से आप एक्सपेक्ट
नहीं कर सकते। तो पहला तो यही रूल है। दूसरा रूल है उनको अच्छी एजुकेशन दिया जाए, अच्छी काउंसलिंग दी जाए। कभी के बच्चे एडिक्शन में जाते भी हैं तो उनको सही, अगर लग रहा है आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर उनको सोशल काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उसकी भी आवश्यकता है। आजकल स्कूल बड़े अच्छे हो गए, होलिस्टिक स्कूल तक हैं, तो वो भी कहीं कहीं बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोबारा से हमें स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है उसके टीचर्स कैसे हैं, पेरेंट्स के वहाँ पे कल्चर कैसा है, और दूसरा आपका घर का कल्चर। तो दो कल्चर आपको ठीक करना पड़ेगा, स्कूल और घर पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटीज की बात की, खेल कूद की, बच्चों को बाहर भेजें, फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल करें। कई बार मैं माँ बाप से सुनता हूँ कि यार बाहर इतना पॉल्यूशन है, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर बच्चे घर में रहते हैं तो मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, तो बीमार तो बच्चे घर पे भी रहकर हो रहे हैं मोबाइल देख करके। नहीं, तो बिल्कुल सही कोई सवाल है आपका। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब है कि 400-500 जा रही है तो 250 से ऊपर, तो फिर हम लोग कहते हैं आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। उनका जो एयर पॉल्यूशन बहुत खराब है। बच्चों के लंग्स जो है 10-12 साल तक डेवलप होते हैं, तो 10-12 साल तक उनको खराब हवा या खराब सांस में जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलनी चाहिए। उनको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में तो खेलते ही हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो घर में आप एक एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है, 10 साल से बड़ा है तो जरूरत नहीं है, तो एक तो उसको प्योर एयर मिल जाएगी, एटलीस्ट घर पर मिलेगी, तो रहेगा। रात में 12 घंटे सोता है, 8 घंटे, और जब भी स्कूल जाना तब रहता है। अब आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि एयर प्यूरिफायर लगवा दें। मैंने कई लोगों से सुना है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। गरीबों के बच्चे देखो सड़क पर खेलते रहते हैं, इसी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पलते बढ़ते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। हमारे बच्चों को बीमारी हो जाती है क्योंकि एसी बस में स्कूल जा रहे हैं, एसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। एसी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। एयर प्यूरिफायर भी उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिस घर में 9-10 साल का छोटा बच्चा है। बस हमारे जो लंग्स के एल्वियोलाई है वो डेवलप होते हैं। अच्छा। अगर उसमें पॉल्यूशन जाएगा तो वो एल्वियोलाई की डेथ हो जाएगी, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगी। फ्यूचर में बच्चों का सीओपीडी है, अस्थमा है, आईएलडी, लंग की चीज की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जाओगा नहीं, सीए कैंसर मतलब लंग का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म एयर पॉल्यूशन को बच्चों को। तो इसलिए बिकॉज आपने इन पे कोई स्टडी नहीं करी, हमने इस तरह की छोटे बच्चों को गरीब वालों को कंपेयर करा, बड़ा वाला ऐसा नहीं है। बड़ा उनकी इम्यूनिटी बच्चों की गरीब वालों की अच्छी होती है, टाइफाइड के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए उनकी अच्छी होती है, नो डाउट। बट एयर पॉल्यूशन उनको उतना इफेक्ट कर रहा है जितना हमारे बच्चों को होता है। छोटे बच्चों को लेकर के एक सवाल मेरे मन में था डॉक्टर साहब कि आजकल जैसे हमारी माँ कहती है कि तुम्हारी मैंने नैपीज चेंज करती थी और कपड़े की नैपी बांधते थे, और बेटा माँ रात रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि बच्चे सूसू कर लेते थे, तुम लोग सूसू कर लेते थे तो हम नैपीज ही बदलते रह जाते थे। अब आ गए डायपर्स, और मैं देखता हूँ कि दिन भर बच्चे डायपर में रहते हैं। डायपर कई माँ बाप बहुत बहुत देर तक चेंज भी नहीं करते हैं। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा, डायपर प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक नहीं है। डायपर पहनने से डायपर क्या जगह जहाँ पहनते वहाँ रैश हो जाता है, बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे एक स्टडी भी आई थी एम्स की, जो खासकर जो ऐसे बच्चे जिनके अंदर थोड़ा सा कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन था डायपर बनाने में, उनमें इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ता था। वो बड़े पॉपुलर हुई थी स्टडी। लेकिन डायपर पहना सकते हो सिर्फ जब आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, कहीं जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, हम किसी फ्रेंड के जा रहे हैं, तो रास्ते में हम शुरू नहीं करेंगे, बच्चों को खिलाने तो डायपर पहनाना जरूरी है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आप पहना ही ट्रांसपोर्ट में। बट घर में रहते हो तो घर में तो फिर आपको भाई साहब त्रिकोणी चीज कॉटन की वही पहनाना चाहिए, वो बेस्ट है। और उसको हर 2-3 घंटे में चेक करना चाहिए, अगर गीली हो जाए चेंज कर दो तुरंत। मम्मियाँ कहती हैं टाइम कहाँ है इतना कि ये सूसू कर ले और इसकी नैपीज बदलते रहे। तो मम्मियाँ फ्रेंडली अल्टरनेटिव यही है कि डायपर अगर घर पे भी पहनाते तो प्लीज हर 2 से 3 घंटे में चेक करके चेंज जरूर कर दें। इतना तो कर सकते हैं, इतना रहम तो बच्चे को होना चाहिए। भाई आपकी मम्मियों ने भी चेंज कराना पड़ा है, पर आपकी तब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, अब माँ बाप दोनों वर्किंग ये सब थॉट का है। कॉम्प्लिकेशन आपके थॉट में है। तो थॉट तो हमारे ऊपर पॉजिटिव थॉट तो हम कभी रिइंफोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हेल्दी रहे, फिट रहे, उसको यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार ना हो, वहाँ पे रैशेस ना हो, इचिंग ना हो, फंगल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो बच्चे का, तो फिर डायपर के लिए ना। स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं तभी आप पहन सकते हैं, घर में रहते उसको ना पहनाए। अगर पहना भी दें कभी कभार तो जब भी 2-3 घंटे में चेक कर लें, गीला जाए उसको तुरंत चेंज कर लें, बिकॉज उसके अंदर एयर जा ही नहीं पाती। बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत सीवियर रैशेस लेके आते हैं मेरे पास, और इतना पेनफुल होता है बच्चों के लिए कि फिर उनको बताना पड़ता है भाई डायपर हटा के फेंक दो, डायपर खुला नंगा सुलाना होता है पंखे के के नीचे, एयर जाए वहाँ पे उसको हील करे। डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पर आता हूँ, क्योंकि भाई बचपन तो मैंने और आपने भी देखा है। मैं आपकी स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था कि आपने पॉपकॉर्न भी बेचे, आपने पार्किंग पर काम भी किया, आपने अंडे भी बेचे,
और उसके बाद आप डॉक्टर भी बने, ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने पूरी वारंटी कर ली मेरे को। अरे सर तो मेरे फादर भी डेथ हो गई थी जब मैं 9-10 साल का था। ये बच्चों के लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग होगा ये सुनना आपकी स्टोरी कि कैसे एक बच्चा जो अपने फादर को खो देता है, और लोअर मिडिल क्लास से थे आप, और उसके बाद आपने सड़क पर गुब्बारे बेचे, अंडे बेचे, पार्किंग में काम किया, पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। ये बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी होगी सर। हाँ, तो मैं थोड़ा बता दूँ, समराइज कर देता हूँ हल्के से, बड़ी लंबी स्टोरी है जी। तो मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 9-10 साल का ही था, और मेरे फादर की जो डेथ हुई, तो फादर की एज अराउंड 48-49 थी। अच्छा। और उनको भी डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर था, अस्थमा था, सीओपीडी थी, खांसते थे तो कई बार ब्लड की वॉमिट आती थी, से आप बोलते हैं, आप मुझे समझ में आता है। और उसकी टीबी थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। और मैं एक बहुत छोटे गांव में रहता था, जिस गांव से शहर पहुंचने के लिए आपको 2-2 नदियां पार करनी पड़ती थी। स्कूल जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था 3-4-5 किलोमीटर। स्कूल ही 5th तक ही था, 5th का स्कूल ही थे। जो स्कूल थे वो माफिया थे, वहाँ 6ठी-7वीं में दाखिला हो जाता था, स्कूल जाना नहीं होता था आपको। अच्छा। वो दिन देखे थे। तो फादर की डेथ इसलिए हुई बिकॉज उनको भी हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं मिली, मतलब अफोर्डेबल भी नहीं थी, एक्सेसिबल भी नहीं थी। तो हुआ क्या उनको कि वहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया उनको इलाज के लिए भी, तो अफोर्ड भी नहीं कर पाए और कॉम्प्लायंस नहीं हो पाया, इसलिए एक बार इलाज के लिए दवाई मंगा ली, बट दोबारा जाना फॉलो अप हो ही नहीं पाता था उनका। और उनकी जो वो भी क्लास 4 एम्प्लॉई थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, मतलब टीचर थी। और बाद में जब हमारे घर था, छोटा सा गांव में ही, तो वहाँ पे घर से बाहर एक दुकान भी होती थी छोटी सी, जो खोखे नहीं होते हैं, कियोस्क, उसमें होती थी। तो कई बार चोरी हो जाती थी, तो फिर जब चोरी को रोकने के लिए हम लोग वहीं सोते थे, खोखे के बाहर बगल में, सड़क पे, मतलब नहीं होता दोनों खोखों के बीच में जगह कहीं बिछा लिया कुछ, तो बड़ा रिस्की था। वो लाइफ वहाँ देखी। फादर एक्सपायर हो गया, मूव टू नोएडा, तब मैं नोएडा आ गया। ठीक है। और नोएडा में भी आसान नहीं थी रास्ता। नोएडा आया तो, ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये 1988 एग्जैक्टली बता रहा हूँ। अच्छा। मार्च 1988 में आ गया था। तो मैं 8th क्लास में एडमिशन होना था यहाँ पे। तब तो नोएडा में भी जिंदगी आसान नहीं होगी। नोएडा में भी डेवलप भी नहीं होता, नोएडा में गांव ही रहा होगा तभी। नोएडा में स्कूल 2-3 अच्छे थे, जैसे सेंट्रल स्कूल था, टीपीएस था, समरविल था, एपीजे था। 4-5 स्कूल अच्छे स्कूल थे। मेरी मदर ने बड़ी ट्राई करा, एमएलए से लिखवाया, एमपी से लिखवाया, मिनिस्टर से लिखवाया, चिट्ठी नहीं लिखवाते थे पहले एडमिशन के लिए, जुगाड़ के लिए वहाँ पे। तो वहाँ गए तो उन्होंने भगा दिया मुझे सबने। अरे भाई ये तो हिंदी मीडियम का बच्चा है, कहाँ चलेगा, हमारा चल नहीं पाएगा। तो सरकारी स्कूल नोएडा में भी था एक एडेड स्कूल, किसी नाम भी नहीं सुना, गांधी स्मारक था विद्यालय सेक्टर 22 में। अच्छा। वहाँ 8वीं पास की, 8वीं में क्या हुआ, फेल हो गया। 8वीं करते ही, मतलब 8वीं के 6वां एग्जाम में हाफ ईयरली में फेल हो गया। मैंने 6ठी-7वीं पढ़ाई नहीं करी थी, 5th में टॉपर था, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, और टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था मैंने। अच्छा। लेकिन 6th में स्कूल ही नहीं, तो 6th में अंक गणित, बीजगणित मैंने पढ़ाई नहीं, तो मैं क्या हुआ, फेल हो गया। तब मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ये स्टोरी भी मेरी आपकी सेम है सर। 10th तक मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, 10th के बाद मैं यूपी बोर्ड में आया और अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति विज्ञान आया, मेरा सर घूम गया, मैंने ये क्या चीज आ गया। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ कि साला मैंने 6th में वर्गमूल घनमूल पढ़ाई नहीं था बिल्कुल, आज भी निकाल पाता हूँ आपको, आज भी तो मैं तो निकालना भी नहीं चाहता था। मैंने उस दोस्त को पकड़ा जो टॉपर था, उसके घर जाता था रोज पढ़ने। और फिर मैंने एनुअल एग्जाम में टॉप किया मैंने। 49 आउट ऑफ 50 आए थे मैथ में भी। अरे वाह। तो फिर 9th-10th में क्या, एक और जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नोएडा में, जो उसमें करा। फिर भवानी सिंह इंटर कॉलेज, वहाँ भी स्कूल में पास हो गया, अच्छे नंबर से पास हो गया। खैर 11th-12th में टॉप किया मैंने स्कूल को। फिर वो उस समय क्या था, मदर मेरे साथ रहती नहीं थी। यहाँ मेरी सिस्टर थी, वो भी फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी, साउंड नहीं थी। अच्छा। तो घर के बाहर रहना, कमरा नहीं था, स्ट्रीट लाइट में पढ़ना। वहाँ पे एक ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, पैंट शर्ट, उसी को धोना, उसी को सुखाना, उसी को रोज पहन के जाना। जूते भी नहीं होते थे, जब सर्दियों में जाना है, हवाई चप्पल होती थी रिलैक्सो वाली, वो चप्पल पहन के जाते थे हम लोग, वो लोकल क्वालिटी की, रिलैक्सो भी नहीं होती थी। उसके बाद छुट्टी होने के बाद, जब 2-3 बजे छुट्टी होती थी स्कूल के, तो हम जाके पॉपकॉर्न बेचते थे। नोएडा की सारी गलियों में मैंने पॉपकॉर्न बेची हूँ, जितनी गलियाँ आप देखेंगे नोएडा की, हर गली में। अच्छा। पहाड़गंज से लेके आता था खरीद के, रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग, संडे वनडे को इकट्ठा पूरे हफ्ते का स्टॉक, और फिर हर रोज स्कूल का बेचते थे पॉपकॉर्न। फैक्ट्रीज में काम किया गर्मी की छुट्टियों में। सेक्टर 3 में सी-83 फैक्ट्री आज भी है। अच्छा। मैं ढक्कन लगाता था, कैपिंग होती थी उनकी, टूथपेस्ट नहीं बनते उनकी कैप लगाने के, वो काम होता था, वो करता था। अंडे बेचे, पार्किंग में काम किया। और जो दिल्ली में मैंने ऐसा कोई अच्छा हॉट स्पॉट नहीं जहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न नहीं बेचे हूँ,
अब चिड़ियाघर हो, पहले अप्पू घर होता था, अब इंडिया गेट है, खुद खड़े होकर पॉपकॉर्न बेचते थे? खुद ही ऐसे झोला भी होता था। हाँ ये पॉपकॉर्न रेडी वाला पॉपकॉर्न नहीं है उसके। पहले पॉपकॉर्न कैसे होते थे, एक बायर होता था, हाँ उस बायर में पैकेट्स को डाल दिया जाता था। हाँ ठीक है। 100-150 डाल दिया आपने, हाँ और डाल के कंधे पे ले लिया कंधे पे, और फिर आप वो तोड़ के निकाल के हाँ हाँ बेचते थे। तो दिस वाज द प्रोसेस पूरा फुल। आवाज डाल लगा के लगा के। आवाज आगे पॉपकॉर्न क्या बोलूं मैं। हाँ हाँ ठीक है, वो दैट वाज मतलब कुछ लोग Hard अच्छे times, मिले, मतलब tough time. हार्ड टाइम भी था। कुछ लोग बड़े अच्छे मिले जिन्होंने बड़े देख के, एक लेडी थी मेरे ध्यान है, सेक्टर 12 में रहती थी, इंडिपेंडेंट हाउस में। हम्म। वो हमेशा मेरे पॉपकॉर्न खरीदती थी। अच्छा, जब जस्ट भी टू वो- हेल्प यू। जब भी हाँ, जब भी उधर से जाता था, हाँ ऑलवेज मुझे ध्यान है, वो हमेशा, या तो वो उसका कुछ अलग अफेक्शन था मेरे साथ, हो गया होगा पता नहीं क्या, या फिर लगा हुआ कि ये नीडी है, कुछ लगा हुआ। हाँ तो वहां से करके सीखा सारा कुछ। फिर 11-12 के बाद पीएमटी दिया, तो पीएमटी में रिसीट भेज दी गई। हाँ हाँ तो भाई साहब उस समय मायावती जी की सरकार थी। हम्म। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, तो हम्म। जो सर्वक सिंह कटियार एक बीसी था कानपुर यूनिवर्सिटी का, उसने सीट भेज दी। हम्म तो उसके अगेंस्ट मैंने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट किया 17 साल की उम्र में। हम्म। फिर धक्के खाए, हम्म 1 साल पूरा धक्के खाए। एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे सीट नहीं मिली थी। तो फिर मैंने धक्के खाए, तो वहाँ पे लड़ा, चीफ मिनिस्टर तक, मतलब चपरासी से लेके चीफ मिनिस्टर तक की जर्नी तय करी। जिसमें सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू सीएम। पंचम तक में पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था, जा भी नहीं सकते थे आप। वो मायावती जी के टाइम पे बिल्कुल आसान नहीं था। और 4-4 मंत्रियों ने चिट्ठी भाई मायावती जी को, और 10-12 जब भी हर महीने वहाँ पे आईएएस चेंज हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, नया आ रहे थे, सबको नया मिलना, सबको अपने समझाना कहानी, और सबसे बिना पैसे के काम कराना। फाइनली फिर एक दिन मेरा रिजल्ट, मतलब आने वाली थी फाइल, हो गया था क्लोजर की, भाई मिल जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। वो ऑर्डर भी नहीं आया, तो फाइल वापस आ गई, उसमें लिख के आ गया बिकॉज इन्होंने मामला उच्च न्यायालय में डाल रखा है, तो इनका वो नहीं हो सकता। बिकॉज हुआ भी क्यों कि मैंने सीएम के ऑफिस तक मेरी अप्रोच हो नहीं पाई, सीएम तक पहुंच नहीं पाया मैं। अच्छा, मैं मतलब हालत खराब। फिर दोबारा प्रोसेस चालू किया, लीगल एडवाइस लगा के दोबारा फाइल चालू करवाई। जो नीचे के लोग थे, हमारे आईएएस मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह बहुत अच्छे थे, उन्होंने दोबारा फाइल चालू कराई। अब इस बार भी मैंने कहा सबको तो मिल गया था, बस पंचम तक में पहुंचना असंभव था, पहुंच ही नहीं पाया था। फाइल वहां कैसे पूछ कर रहा हूँ। पता लगा जो सीएम के सेक्रेटरी साहब जो देख रहे मेरा काम, वो रहते हैं बटलर पैलेस में। अच्छा। अब मैंने फिर रेकी करी, दिन में गया, वहाँ पता करा उनके जो बाहर लगे खेलते रहते, पता लगा कि वो रात को तो लेट आते हैं, सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे वॉक करने निकलते हैं। अच्छा। मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था, किसी सुबह 3:30 बजे उठा, 4 बजे निकला वहाँ ऑटो करके, 4:30 बजे घर बाहर पहुंच के, 4-4:15 बजे। जैसे ही बाहर निकले, उनको नमस्ते करी, बताया सारा कुछ उनको, और 2 दिन के अंदर फाइल होके आ गई। अब मुझे सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद इतनी वैल्यू थी एमबीबीएस की, मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल था एमबीबीएस में, बहुत सारे डिस्टिंक्शन अवार्ड ऑनर्स थे। पीजी में भी बहुत सारे थे। पीजी में एमबीबीएस में पैसे नहीं होते थे, मैच चलाई मैंने, अपना खाना फ्री होता था उसमें। अच्छा। मैच चला के पूरा हॉस्टल के अंदर मैच चलाते थे। पीजी में काम के, पीजी में तो पैसे मिलने लगते हैं। एमडी करी, एमडी में भी गोल्ड मेडल था, तो एमडी के बाद भी पैसे नहीं थे, तो एक दिन का भी पैसे निकला। एमडी मेरी आज कंप्लीट हुई, तो मैंने कल जाके ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट जॉब एमसीडी में एज ए मेडिकल ऑफिसर। अच्छा। फिर वो बाद में 5-7 साल काम किया, वाइफ ने क्लिनिक चालू किया, क्लिनिक से नर्सिंग होम खोला। नर्सिंग होम भी बंद करना पड़ा बिकॉज वहाँ पे जजमेंट आया था, आपको पुराने है पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, नोएडा में जितने भी कॉमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में नर्सिंग होम थे, वो बैंक से उनको बंद कराओ। यस यस, ये तो जज की बात है। खोला था हमने, 1 महीने पहले ही खोला था, तो वो बंद करना पड़ गया। तो हाई कोर्ट में, बिकॉज मैं हाई कोर्ट में लड़ चुका था पहले, तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में से अगेंस्ट केस डाल दिया। डॉक्टर सारे के नोएडा के सब हार गए। हमने सच बोला कि हमने नर्सिंग होम चलाया है, खोला है, बंद किया, हमें अल्टरनेटिव दिया जाए, बिकॉज उन्होंने बैंक को दिया था। तो फिर हमें भी मिल गया, वो स्कीम आएगी स्पेशली, स्कीम मिल गया। फिर खुद ही अपने आप ही सब कुछ काम करा, डीपीआर बनाई, टीवी करी, बैंक को अप्रोच किया, लोगों को अप्रोच किया, लोगों से लोन लिया, घर बेचा जिस घर में पैदा हुआ था मैं, अच्छा। करा, जो खेती थी वो बेची अपनी सारी, मतलब सब कुछ बेच दिया, अपने आप को बेच दिया पर्सनल लोन लेके बैंक से उनको। और फिर वो प्रोमोटर्स मार्जिन बना के फिर वो हॉस्पिटल 50 बेड का बनाया, फिर 100 बेड का, फिर 150, फिर 200 किया, फिर 400 हो गए। अगले साल 800-850 बेड हो जाएंगे भगवान ने जाना। वाह वाह वाह, 4 अस्पताल हो जाएंगे, और फिर भगवान ने जाना और धीरे बढ़ी रहे जैसे भी। ना मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपको। मतलब ये आपने अपनी जो इतने से कम समय में इतने लंबे संघर्ष की कहानी सुना दी है, मुझे लगता है कि ये आजकल मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी दिखाएं इस कारनामा को, क्योंकि इसी को सही मायने में कारनामा कहते हैं।
जो बचपन से इंसान पैदा होकर के सपना देखता है उसे जीना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके सिर से पिता का साया उड़ जाता है और जब आप इस हालत में नहीं होते कि अपने स्कूल की फीस खुद से भर सको, तो आपको पॉपकॉर्न बेचने पड़ते हैं, अंडे बेचने पड़ते हैं और फिर पढ़ाई। आजकल के बच्चे डॉक्टर साहब पढ़ाई करने में बड़ा नखरा करते हैं, कभी पेट दर्द कभी सर दर्द। उन्हें ये कहानी आपकी सुननी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते मैं आपसे चाहूँगा कि आजकल के माता पिता को कोई अगर आप सलाह देना चाहें बच्चों के मुतालिक कि क्या उनको एक किस तरीके के माता पिता की भूमिका, क्योंकि माता पिता कभी ये नहीं मानते कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ गलत किया, लेकिन जाने अनजाने में वो बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं अपने बच्चे की सेहत के साथ, उसकी देखभाल के दौरान, परवरिश के दौरान। कोई एक ऐसी सलाह जो हमेशा याद रखने वाली हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चा जो भी बड़े होकर बनेगा तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या संस्कार दिए हैं, आपने क्या उसको एजुकेशन दी है, क्या आपने नॉलेज दी है। वो बच्चा वही सीखता है, वही करता है जो आप कर रहे होते हैं। वो फादर जो है ना, बेटे का माँ बिटिया का हीरो होता है, मदर जो होती है सुपरस्टार होती है माँ बच्चों के लिए। तो माँ बाप अगर सही कल्चर घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, सही माहौल बना सकते हैं जिसमें जंक फूड कम हो, हेल्दी फूड अच्छा हो, आपस में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई का लिखाई का समय तय हो, खेलने कूदने का समय तय हो, एक्सरसाइज कर रहे हो सब लोग, तो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे होते हो, जो कल्चर घर का दे रहे होते हो, वो उनके अंदर इनकलकेट होता रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चा बाद में बड़ा क्या बनेगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई एंटरप्रेन्योर बने या ब्यूरोक्रेट बने, अगर वो हेल्दी है, फिट है और हैप्पी है, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटल कोई हेल्थ में प्रॉब्लम चैलेंज नहीं है तो समझ लीजिए माँ बाप का जो सारा काम वो पूरा हो गया है। तो आपको तो एक प्लेटफॉर्म देना है उनको इन टर्म्स ऑफ अच्छा संस्कार, उनका हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देके, खाने पीने पे ध्यान देके। टेक ऑफ तो उनको करना है, तो खुद ही कर जाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म दोगे तो रनवे अच्छा होगा तो उड़ान अच्छी होगी। तो रनवे पेरेंट्स को बनाना है। मैं यही सलाह दूंगा कि अच्छे रनवे पे काम करें, उड़ान बच्चे अपना भर लेंगे। उनके अंदर आजकल के बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का है। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, जितना हम लोग 12th और ग्रेजुएशन में सीखते थे वो आजकल 4th और 5th में आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें नहीं पता था, खासकर मुझे 12th क्लास तक कि मुझे जीवन में करना क्या है। आजकल के बच्चे 10th क्लास में बता देते हैं पापा ये करना है। और जो वो पढ़ रहे हैं वो हम नहीं पढ़ते। स्ट्रेटजी का वर्ड मुझे लगता है एमबीबीएस तक मुझे नहीं पता था। और मेरा 4 साल का बेटा, उसको स्ट्रेटजी क्या है, स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, सब पता होता है। तो जब एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है जिसको डिजिटल का, इसके फायदे भी हैं, मैं नहीं कहता। तो बच्चे आजकल बहुत, इनको आईक्यू लेवल बहुत बढ़ गया है। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका अपने मंजिल को अपने आप को ढूंढ लेंगे। मंजिल अपने आप को। अगर हम बीमारियों की बात करें तो मुझे आपकी बातचीत से लगभग आप ये निकल करके आता है सामने कि बच्चों में चाहे आंखों की समस्या हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे उन्हें फेफड़ों की समस्या हो, शुरुआत खान पान की आदत और लाइफस्टाइल से होती है। अगर हम खान पान की आदत सुधार लें, अपनी लाइफस्टाइल बच्चों की सुधार लें, तो शायद बहुत सी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो इस जो आजकल पेंडेमिक आया बीमारियों का, वो पेंडेमिक आया है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको एनसीडी बोलते हैं। एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, कैंसर है, ये एनसीडी है। बट इनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर लाइफस्टाइल अगर आप अच्छा रखते हैं अपना और बच्चों का, तो जितनी भी एनसीडी हैं जो इस समय जो जिन सबसे मौत इनसे होती है, हमें पता है इसलिए नहीं लगता बिकॉज हम इस पे फोकस नहीं करते, बिकॉज स्लो किलर्स होते हैं। डायबिटीज से आज तो डेथ नहीं होगी, कैंसर से भी तो डेथ नहीं होती है, अस्थमा से भी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर से भी नहीं होती है, हार्ट प्रॉब्लम से भी नहीं होती है। डेथ होती है 20 साल बाद, 30 साल बाद, कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ होती है। तो वो इसके लिए लोगों को फील नहीं होता। जैसे कोविड आया ना, एकदम पेंडेमिक की तरह आया था, लोग डर गए थे। तो अगर ऐसे डायबिटिक पेंडेमिक की तरह कुछ कर दे तो लोग डायबिटीज से डरने लगेंगे। बट ऐसा होता नहीं। तो इनका नेचर बहुत खराब है, स्लो पॉइजन है। तो प्लीज लाइफस्टाइल डिजीज हैं सारी, इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्लूइड खूब सारा लें। नींद जब को अच्छी बात होता है, नींद नहीं लोग बच्चे करते, पूरी करते हैं, बड़े नहीं करते। 8 से मैं तो कहा था 6 घंटे से ज्यादा की नींद ही नहीं लेते आजकल बच्चे। 8 घंटे कम से कम सबको चाहिए नींद, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बीमारियों से लिंक्ड है नींद, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, अस्थमा से, मेंटल हेल्थ से। नींद अच्छे से लें, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, खूब सारा फ्रूट्स लें। और सोशल गेट टुगेदर खूब करें, जो खत्म होता जा रहा है बिकॉज अब जो डिजिटल स्क्रीन और जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है
कि हम लोगों से मिलना जुलना बंद हो तो घर में मिलना, बात करना, फैमिली रिलेशनशिप करना, बॉन्डिंग करना, ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में करना, संडे साथ बिताना, आउटडोर करना, या जो पहले हम पिकनिक करते थे वो कल्चर ही चला जा रहा है, ठीक है, तो वो सब दोबारा स्टार्ट करना, तो वो आप करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियल एसेट बच्चों को दे पाओगे, अब बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और आप भी फिट रहेंगे। नींद से याद आया, आजकल नाइट स्टडीज का बड़ा कल्चर है, हमारे टाइम में भी हुआ करता था, लेकिन हम वक्त गाहे बगाए करते थे और फिर दिन में उस नींद को हम कंपनसेट भी कर लेते थे। आजकल के बच्चे ना दिन में सो रहे हैं ना रात में सो रहे हैं, नाइट स्टडीज का बड़ा कल्चर है। नाइट स्टडीज ठीक है क्या? नहीं, इसको अब आजकल बोलते हैं स्लीप ओवर। स्लीप ओवर, यस। हाँ, हमारे टाइम नाइट स्टडीज होती थी, अब स्लीप ओवर करते हैं। वो एक बच्चा मोबाइल पकड़ लेगा, दूसरा लैपटॉप पकड़ लेगा और दोनों साथ साथ बैठेंगे और फोन पे लाइव गेम खेल रहे होते हैं। स्लीप ओवर में ही होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो गेम खेल रहे होते हैं, डोपामिन ले रहे होते हैं, थ्रिल ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको मजा आ रहा होता है, वो एडिक्शन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, स्लीप ओवर करना है, बट कंस्ट्रक्टिव करना है, हेल्दी करना है, उसका प्लान होना चाहिए। मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट पे काम करना है, ये डिस्कस करना है, ये पढ़ना है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लीप ओवर हर इसलिए हो बिकॉज हमें अपने गेम्स खेलने, पार्टी करनी है, वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लेट नाइट जगना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अर्ली जल्दी सो जाओ, आप जल्दी उठ जाओ, सुबह सूरज निकलने से पहले हम सबको उठना ही चाहिए। आइडली सूरज को बीट करना चाहिए अगर आपको आजकल के कितने बच्चे सूरज देख नहीं पाते, सूरज उगता हुआ नहीं देख पाते, और पॉल्यूशन नहीं देखने देखता बच्चा, वो उगता हुआ वैसे नहीं दिखता, और अगर पॉल्यूशन अगर लेट उठ रहे हो तो पॉल्यूशन भी नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो ग्रो करो, आप चाहते हो आपका मेंटल जो ब्रेन है, जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स का पूरा फायदा उठाया जाए, तो आपको 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए 2-3 घंटे, अपना योगा मेडिटेशन थोड़ा बहुत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और 2-3 घंटे पढ़ने के बाद स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए। आए हैं ऑफिस के बाद रेस्ट करें, खाएं पिएं, कुछ बाहर आउटडोर जाना है खेलें कूदें, ठीक है, कुछ फिर पढ़ाई करनी 2-3 घंटे पढ़ के, फिर दोबारा रूटीन डिनर करके 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे आजकल डिनर ही लेट कर रहे हैं, हम ही लोग 10-11 बजे डिनर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो ओबेसिटी है, वेट गेन है, सब बढ़ रहा है। तो शास्त्रों में लिखा है, इवन जैनियों में तो लिखा है सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो वो जो पुरानी चीजें थी वो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि बहुत सही बनाई गई थी, हमारे हेल्थ को और फिटनेस को ध्यान रखे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की और मैं नहीं चाहता कि ये बातचीत इतनी लंबी हो जाए कि लोग देखना। आजकल लोगों के पास सर, आजकल रील्स का फैशन है, देखिए आप, आजकल रील्स लोग देखते हैं खट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी रील से ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने अपने बच्चों की बात की है, उनकी देखभाल की बात की है, और वो भी देश के एक नामचीन पीडियाट्रिशियन के ज़रिए से, जिनसे मिलना आसान नहीं है, जिनका अपॉइंटमेंट मुश्किल है। और ऐसे पीडियाट्रिशियन आपको अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको स्क्रॉल करने की बजाय पूरा सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के हित की बात है। बच्चे जो हमारा कल हैं, हमारे देश का भविष्य है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी और बहुत ध्यान देने लायक बातें आपने बताई, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कारनामा कार के अंदर करके दिखा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। आई नेवर थॉट, मतलब मेरे तो लिए ये बिल्कुल सुपर सरप्राइज था, ठीक है, कि कार के अंदर आप इतनी अच्छी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और टाइम का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो मतलब इससे अच्छी स्ट्रेटेजिक काम कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको आपके कारनामे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान करे आप ऐसे ही ग्रो करते रहे, अच्छे नए आइडियाज लाते रहे, और लोगों को एजुकेट करते रहे, अवेयर करते रहे, और लोगों की हेल्थ और फिटनेस को अच्छा करते रहे। बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहेगी सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, और मैं एक और बोलूंगा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस कारनामे की सच्ची स्टोरी जानने के लिए मैं एक बार आपका पॉडकास्ट जरूर करूंगा। डेफिनेटली सर, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, सबके सामने आपको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। प्रिविलेज इज माइन सर, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा, आप मेरा पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आपके हित के लिए मैंने डॉक्टर साहब से बात की और आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से उसका जवाब लेकर के आप तक पहुंचा सकूं। इसके अलावा इस पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको कारनामा में आने वाले आगे के एपिसोड्स समय पर मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी बाकी लोगों की तरह आदत नहीं है कि सब्सक्राइब करो कहने की, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो खैर, बेल आइकन जरूर मैं बोलता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको सही नोटिफिकेशन चाहिए अच्छे हेल्दी न्यूज के लिए, हेल्दी कंटेंट के लिए, बिकॉज कंटेंट तो बहुत सारा दुनिया में है,
और लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट क्या एक खाने से ज्यादा लोगों को क्रेविंग है इसकी। तो अगर आप सही क्रेविंग करेंगे, सही कंज्यूम करेंगे, सही कंटेंट लेंगे, तो उससे आपकी लाइफ तो बनेगी ही बनेगी, आपके बच्चों की भी लाइफ बनेगी। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी सवाल हो तो बेहिचक पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आई प्रॉमिस इट। थैंक यू। अरे वाह। तो चलिए इसी हैप्पी नोट के साथ आज के कारनामा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत का कारनामा लेकर हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। छा गया आप।